सर रतन टाटा नहीं रहे। मानवता का चमकता सूरज अस्त हो गया। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा इंसान जिसे हर इंसान प्यार करता है, हर देशवासी जिसे चाहता है, हर देशवासी के दिलों में जिसने जगह बनाई, वो थे रतन टाटा। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। आइए जानते हैं रतन टाटा के जीवन के बारे में कि क्या जीवन रहा, क्या क्या उन्होंने संघर्ष किए और किस तरह उन्होंने टाटा ग्रुप को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। रतन टाटा एक ऐसा नाम जिसने न केवल भारतीय उद्योग को नई दिशा दी, बल्कि हमारे दिलों में भी अपनी जगह बनाई। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने हर चुनौती को अवसर में बदला। आज हम बात करेंगे रतन टाटा की, एक अद्वितीय नेता, एक सच्चे इंसान और एक असाधारण व्यवसायी की। 28 दिसंबर 1937 मुंबई में एक साधारण पारसी परिवार में जन्मा बच्चा रतन नवल टाटा। लेकिन उसके जीवन का सफर आसान नहीं था। मात्र 10 साल की उम्र में उनके माता पिता का तलाक हो गया। इस कठिन समय में उनकी मां ने उन्हें कभी हार नहीं मानने की प्रेरणा दी, लेकिन वे अपने दादा JRD टाटा के पास गए तो उन्हें एक नया रास्ता मिला। दादा का साया हमेशा उनके ऊपर रहा। रतन ने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी गए। यहाँ उन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। उन्होंने बर्तन धोकर और छोटी मोटी नौकरियों में काम करके अपने खर्च चलाए। यहीं से उन्होंने सादगी और मेहनत का पाठ सीखा। 1991 में रतन टाटा ने टाटा समूह की बागडोर संभाली। उस समय कंपनी कई समस्याओं का सामना कर रही थी। कई लोगों ने कहा कि वह इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और दूरदर्शिता से सबको गलत साबित कर दिया। जिस टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा जी हुए, उसके इससे पहले कौन कौन चेयरमैन रहे और कैसे टाटा ग्रुप की स्टार्टिंग हुई, एक बार उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जमशेदजी टाटा, और जमशेदजी टाटा के भी जो पिता थे, उन्होंने इस कंपनी को एक्चुअल में स्टार्ट किया था। छोटे से गांव में जन्म लेने के बाद भी उनको ये प्रेरणा थी कि वो कुछ न कुछ नया करेंगे। गुजरात में उनका जन्म हुआ था, तो इनकी जो फैमिली है उनका जो मेन उद्गम स्थल है वो गुजरात से इनके जमशेदजी टाटा के पिताजी मुंबई आए अपने परिवार के साथ और वहां पर आके उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। उसके बाद उन्होंने जमशेदजी टाटा जी को पढ़ाया और एक अच्छी एजुकेशन दी। एक अच्छी एजुकेशन के बाद जमशेदजी टाटा आए भारत लौटकर और उन्होंने स्थापना की टाटा ग्रुप की। जमशेदजी टाटा टाटा ग्रुप के संस्थापक थे। उन्होंने टाटा समूह की नींव रखी और भारतीय उद्योग के क्षेत्र में क्रांतिकारी योगदान किया। उन्हें भारत के औद्योगिक विकास का जनक माना जाता है। उनकी दूरदर्शिता ने टाटा समूह को सबसे पहले भारतीय औद्योगिक संगठन के रूप में स्थापित किया। उसके बाद सर दोराबजी टाटा, जमशेदजी टाटा के बाद उनके बेटे दोराबजी टाटा ने समूह का नेतृत्व किया। उन्होंने टाटा स्टील, तत्कालीन टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से जो जानी जाती है, उसकी स्थापना की और समूह के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर दोराबजी टाटा ने भी टाटा समूह को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। उसके बाद तीसरे चेयरमैन हुए सर नौरोजी सकलातवाला, जो 1932 से 1938 तक रहे। सर नौरोजी सकलातवाला टाटा समूह के तीसरे चेयरमैन थे। वे टाटा परिवार के बाहर के पहले व्यक्ति थे जिन्हें समूह का नेतृत्व करने का मौका मिला। उन्होंने टाटा समूह के उद्योगों के विकास में बड़ा योगदान दिया। उसके बाद टाटा समूह के सबसे फेमस चेयरमैन जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा, JRD टाटा, 1938 में उन्होंने टाटा समूह की बागडोर संभाली। तो JRD टाटा टाटा समूह के सबसे प्रसिद्ध चेयरमैनों से एक थे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल भारतीय उद्योग में बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई। उन्होंने टाटा एयरलाइंस, जो बाद में एयर इंडिया बनी, उसकी स्थापना की और उनके कार्यकाल के दौरान समूह ने बड़े पैमाने पर विस्तार किया। देखो, पहले जो एयर इंडिया आज की है वो टाटा एयरलाइंस के नाम से जानी जाती थी, पर जब नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ देश में नेहरू जी के नेतृत्व में, तो उसके बाद जो उनकी टाटा एयरलाइंस थी उस पर भी गाज पड़ी और टाटा एयरलाइंस को बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। टाटा समूह का हमेशा से जो टारगेट रहा है वो पैसा कमाना या
एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना नहीं रहा, उन्होंने हमेशा मानवता को और लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश की है। आज अगर आप देखोगे तो 100 से अधिक कंपनियां हैं जो टाटा समूह चलाता है, और आपके रोजमर्रा के जीवन में यूज होने वाली लगभग 80 टू 90% चीजें टाटा समूह की हैं। जैसे टाटा नमक टाटा समूह का है, टाटा टी टाटा समूह की है, टाटा की गाड़ियां जो आप देखते हो वो सब टाटा समूह की हैं, और टीसीएस जो हमारा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, जिसकी अगर बात की जाए कि मार्केट कैपिटलाइजेशन वो पाकिस्तान की कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन से भी बड़ी है हमारे टीसीएस की मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो आप समझ सकते हो कि टाटा ग्रुप की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर। उसके बाद पांचवें चेयरमैन बने सर रतन टाटा, जिन्होंने 1991 से 2012 तक टाटा समूह की बागडोर संभाली। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह में कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण किया, जैसे कि जैगवार और लैंड रोवर। देखो जैगवार और लैंड रोवर जो कंपनी है, उनके पास पहले जो हमारे रतन टाटा हैं वो अपनी कंपनी बेचने गए तो उन्होंने उनका मजाक उड़ाया। फिर बाद में उन्होंने अपनी जो कंपनी थी वो जैगवार और लैंड रोवर को नहीं बेची, बल्कि ऐसी सिचुएशन पैदा हुई कि जैगवार और लैंड रोवर को खुद आना पड़ा रतन टाटा के पास कि आप हमारी कंपनी को खरीद लो और हम पर एक एहसान कर दो। क्योंकि शुरुआत में एक्चुअल में हुआ ये था कि लैंड रोवर और जैगवार के जो मालिक थे, उन्होंने रतन टाटा जी का मजाक उड़ाते हुए ये कहा कि हम आपकी कंपनी खरीद कर आप पर एहसान कर रहे हैं। तो बदले में जब खुद आए और उन्होंने कहा कि आप हम पर एहसान कर दो, तब जाके रतन टाटा जी ने उनकी कंपनी जैगवार और लैंड रोवर खरीदी और उसे भी नई ऊंचाइयों पर, नए मुकाम पर पहुंचाया। और कोरस स्टील भी एक कंपनी थी जिसे टाटा ग्रुप ने अधिग्रहण किया। उन्होंने भारतीय बाजार के लिए कई उत्पाद लॉन्च किए, जिनमें टाटा नैनो प्रमुख है। रतन टाटा के कार्यकाल में टाटा समूह एक वैश्विक पहचान वाला समूह बन गया। देखो टाटा नैनो जो थी वो इस उद्देश्य से मार्केट में लॉन्च की गई थी कि रतन टाटा जी का सपना था कि हर भारतीय के पास खुद की गाड़ी होनी चाहिए, और उन्होंने इस चक्कर में कि हर भारतीय के पास खुद की कंपनी हो, सबसे सस्ती 1 लाख रुपए के अंदर 4 व्हीलर लॉन्च की और इसको टाटा नैनो के नाम से जाना गया। आप सब लोग जानते होंगे टाटा नैनो को। टाटा नैनो जो था वो उनका एक मार्केट फेलियर रहा। एक्चुअल में क्या हुआ कि लोगों की मेंटेलिटी कार खरीदते समय ये होती है कि वो सस्ती कार नहीं लेना चाहते, या वो ऐसी कार नहीं लेना चाहते जिसको देखकर लोग ये कहे कि आपने ये क्या सस्ती कार ले ली है, तो चीप लोग समझे जाएंगे, इसलिए टाटा नैनो नहीं चल पाई। लेकिन टाटा नैनो बनाने के पीछे जो उनका मेन मोटिव था वो यही था कि हर भारतीय के पास खुद की गाड़ी हो। जब किसी फैमिली में 4-5 मेंबर होते हैं और उन्हें बाहर कहीं जाना है, तो वो एक ही वाहन पर, जैसे आपने देखा होगा स्कूटर पे बच्चों को कोई आगे बिठा ले रहा है, कोई बीच में बिठा ले रहा है, तो उन समस्याओं को देखते हुए उन्होंने टाटा नैनो लॉन्च की थी। लेकिन लोगों ने इसको उस तरह से नहीं समझ पाया। लेकिन हाँ, वो उनका वो प्रमुख काम था जो भारतीय समाज के लिए और उनके इस नेतृत्व को दिखाता है कि वो मानवता के प्रति कितने सजग थे। उनके बाद 2012 से 2016 तक साइरस मिस्त्री जो टाटा समूह के छठे चेयरमैन बने, वो भी टाटा परिवार के बाहर के दूसरे चेयरमैन थे। उनके कार्यकाल में कुछ विवादास्पद निर्णय हुए, जिसके बाद उन्हें 2016 में पद से हटा दिया गया, और उस समय 2016 से 2017 के बीच फिर से रतन टाटा जी को अंतरिम चेयरमैन बनाया गया। साइरस मिस्त्री के बाद रतन टाटा को फिर से कुछ समय के लिए अंतरिम चेयरमैन बनाया गया। उन्होंने इस समय के दौरान समूह को स्थिर रखने का काम किया। उसके बाद 8वें चेयरमैन जो अभी वर्तमान में है 2017 के बाद से, वो है एन चंद्रशेखरन, जो वर्तमान में टाटा समूह के चेयरमैन है। वह टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के पूर्व सीईओ रह चुके हैं। चंद्रशेखरन के नेतृत्व में समूह नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और नवाचार पर जोर दिया जा रहा है। वापस लौटते हैं हम सर रतन टाटा जी की कहानी पर। जमशेदपुर के स्टील प्लांट में काम करते हुए उन्होंने सब कुछ सीखा। रतन टाटा वो व्यक्ति थे जो अपनी खुद की कंपनी में एक लेबर के रूप में काम करते थे, उन्हीं के साथ रहते थे, उन्हीं के साथ बैठते थे और उसी कैंटीन का खाना खाते थे जहाँ पे उनके जो वर्कर्स हैं वो खाते थे। तो उन्होंने जो काम शुरू किया 1961 से काम शुरू किया था, उस समय पे वो अपनी कंपनी में एज अ वर्कर काम करना उन्होंने शुरू किया स्टील प्लांट के अंदर। टाटा की संस्कृति और मूल्यों को समझते हुए उन्होंने इसे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। 2008 में रतन टाटा ने एक सपना देखा, टाटा नैनो, जिसकी मैं अभी चर्चा कर चुका हूँ। यह कार न केवल सस्ती थी बल्कि हर भारतीय परिवार का सपना थी। लेकिन इस सफर में कई बाधाएं आईं। लॉन्चिंग के बाद जब आलोचनाएं हुई तो उन्होंने कहा कि हमने इसे आम आदमी के लिए बनाया है,
यह उनका आत्मविश्वास था जिसने इस प्रोजेक्ट को जिंदा रखा। रतन टाटा ने भारतीय उद्योग को वैश्विक मंच पर लाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। 2007 में उन्होंने जैगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। यह एक ऐतिहासिक पल था और यह हर एक भारतीय के लिए ऐतिहासिक पल रहा। इससे यह साबित हुआ कि भारतीय कंपनियां भी विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। रतन टाटा की पहचान केवल एक सफल उद्योगपति के रूप में नहीं बल्कि एक संवेदनशील इंसान के रूप में भी थी। 26/11 मुंबई हमले के दौरान 26/11 अटैक आप सबने सुना होगा, हर भारतीय जानता है 26/11 जो मुंबई अटैक हुआ था उसमें ताज होटल में अटैक हुआ था और वो जो ताज होटल है वो टाटा ग्रुप का ही होटल है। तो जब ताज होटल पर हमला हुआ उन्होंने पीड़ितों के साथ खड़े रहकर मानवता की मिसाल पेश की थी। हर एक पीड़ित से वो मिले और उनकी जितनी भी वो हेल्प कर सकते थे वो सारी हेल्प उन्होंने की। उनका यह कदम यह दर्शाता है कि एक सच्चा नेता वही होता है जो अपनी मेहनत और संवेदनशीलता से समाज को जोड़ता है। 2012 में रिटायर होने के बाद भी रतन टाटा ने कभी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। आज भी वे नए स्टार्टअप्स में निवेश कर युवाओं को प्रेरित कर रहे थे। उनका मानना था कि आपका जीवन एक किताब है और आप इसके लेखक हैं। वे हमेशा कहते थे कि सच्चा आनंद तब आता है जब आप दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। रतन टाटा की कहानी हमें सिखाती है कि हर चुनौती में एक अवसर छिपा होता है। उनका एक प्रसिद्ध कोटेशन लाइन है कि सपने देखिए और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखिए। उनकी यह कहानी एक प्रेरणा है, एक जीवन दृष्टि है। रतन टाटा एक नाम, एक पहचान और एक प्रेरणा है भारतीय समाज के लिए जिन्हें सदियों तक याद रखा जाएगा। रतन टाटा ये भी कहते थे कि मैं सही निर्णय लेने में भरोसा नहीं करता, मैं जो निर्णय लेता हूं उसे सही करने में भरोसा करता हूं। तो ये भी एक बहुत प्रेरणादायक बात थी उनकी। धन्यवाद इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनने के लिए। रतन टाटा की कहानी को साझा करें ताकि हर कोई उनके संघर्ष और सफलता से प्रेरित हो सके।